दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आपकी क्लास 11 फिजिक्स की जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है हमारा लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज है उसके हम सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन है वो हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हमें दे रखा है कि एक समान चाल यानी कि किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती हुई बरसात की बूंद, ठीक है, कोई भी एक रेन ड्रॉप है, ठीक है। अगर रेन ड्रॉप है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर जा रही है तो उसके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। देखिए सबसे पहले क्या है, कोई भी रेन ड्रॉप है उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। मास होगा और साथ में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है तो यानी कि mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। परंतु इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है, v है, और ये किसके बराबर है, कांस्टेंट है। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी हमें क्या दिखा रही है कि जो भी इसके ऊपर जो लगने वाला जो टोटल बल है वो 0 है। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमें न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो टोटल फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होता है, वो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि dp/dt के बराबर होता है। रेन ड्रॉप है उसका मास चेंज होगा नहीं और वेलोसिटी है वो कांस्टेंट दे रखी है तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, हम जानते हैं मोमेंटम है वो बराबर होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, भी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है तो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो उस पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, 0 होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, जल में तैरता हुआ 10 ग्राम संहिता का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये आपका पानी है, ठीक है। इस पानी के ऊपर कोई भी एक आर्क मान लीजिए या कोई भी बोट मान लीजिए, कोई भी चीज है जो कि तैर रही है, ठीक है। ये मान लेते हैं तैर रही है। इसका वेट दे रखा है आपको 10 ग्राम, है। तो कौन कौन सी फोर्स इस पे लगेगा, देखिए इसका 10 ग्राम फोर्स की वजह से एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, जी लगेगा ना। और mg की वैल्यू किसके बराबर होगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मास कितना है 10 ग्राम और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है 10 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मास है वो ग्राम की जगह किस में लेते हो, केजी में लेते हो, पर जो भी है अपने पास ओवरऑल वैल्यू है वो mg है, ठीक है। और क्या लगेगा, और लगेगा जो वाटर है यानी पानी है वो भी तो फोर्स लगेगा। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमें क्या बताता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स बताता है। यानी कि जितना ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के ऊपर बल लगाएगा उतना ही जो पानी है वो वापस इस पे बल लगाएगा नॉर्मल। अब पानी जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का नाम क्या है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि जो पानी है वो जल यानी कि जो वाटर है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लगाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, जितना इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि बाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, नहीं है ना, यहाँ स्थिर है, ठीक है। क्योंकि तेरह है ना, तेरह तो यानी कि सरफेस स्थिर है तो नेट फोर्स बाई डायरेक्शन कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो इस कंडीशन में भी नेट फोर्स है वो 0 होगा। यहाँ पे भी नेट फोर्स अपना 0 ही था। थर्ड देखते हैं, कुशलता से आकाश में स्थिर रोकी गई कोई पतंग। यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे हो, स्थिर रोकी गई कोई पतंग, ये आप मान लीजिए कोई भी काइट है, ठीक है, ये पतंग है आपकी और ये आपने किसी डोर से इसको बांध कर ये आप इसको उड़ा रहे हो, ठीक है, ठीक है। अब जहाँ पर ये पोजीशन है ये कांस्टेंट है, कहीं हिल डुल नहीं रही है, ठीक है। तो उस समय इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो इस पर जो रस्सी इसके साथ है उसमें एक टेंशन फोर्स लगेगा और एक इसमें हवा की वजह से या किसी भी वजह से एक फोर्स एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है, या इसकी वेट की वजह से। परंतु वो स्थिर रुकी हुई है, स्थिर रुकी हुई मतलब क्या है कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0 है, तभी तो स्थिर होगी ना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से, यहाँ पर भी देखिए एक समान वेग आ गया, कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई, से ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार, देखिए कोई भी एक कार है, ये आपकी मान लेते हैं प्यारी सी कार है और ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है और वेलोसिटी कितनी है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किस पे जा रही है, किसी ऊबड़ खाबड़ी सड़क के ऊपर जा रही है, आपकी मान लेते हैं ये ऊबड़ खाबड़ सड़क है। इस पे जो नेट फोर्स कितना लगेगा, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होती तब तो यहाँ अपने कैलकुलेट कर लेते इसके थ्रू, और कांस्टेंट है यानी कि यहाँ पे भी जो आपका एफ नेट लग रहा है वो कितना है, 0 है, तो दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है कि गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये देखिए कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन कौन से फोर्स की वजह से अफेक्ट होगा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा,
क्या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कोई उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। हम अपनी 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो दो फोर्स की वजह से उस पर इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन सा, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर और जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके द्वारा, दोनों चीजों से इफेक्ट होता है। परंतु हम क्या मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो इतना दूर है कि उस पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों ही नहीं लग रहे, मुक्त है ना। यानी कि इसके चारों तरफ कोई भी एक ऐसा इन्होंने एक इन्वायरमेंट बनाया जिसमें ना ही तो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है, ना ही अपना इलेक्ट्रिक फोर्स वो लग रहा है, ना ही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो जब फोर्स कोई भी नहीं लग रहा तो इलेक्ट्रॉन पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, अभी भी आप क्या कहोगे, जीरो, है ना, एफ नेट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के अंदर आंसर आपका जीरो है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 0.05 केजी सहनती यानी कि द्रव्यमान, ये आपका मास का कोई भी कंकड़ यानी कि पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ये कोई भी स्टोन है जिसका वेट आपको दे रखा है, मास दे रखा है 0.05 केजी, ठीक है। इसको आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, ये ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो नीचे दी गई जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टोन है उस पर जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन कितनी है उसके बारे में हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें बताना है कि जब हमारा जो स्टोन है वो ऊपर मुखी यानी कि जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर मोशन करे तब क्या होगा। फिर हमें पूछा गया है कि जब ये ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारा जो स्टोन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट पर कुछ क्षण के लिए रुकेगा, फिर वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है जब ये ऊपर की तरफ मोशन करे तब क्या होगा। टी के अंदर हमें पूछा गया कि उस सम बिंदु के ऊपर जब ये कुछ पल के लिए रुकता है तब उस पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके बारे में हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और थर्ड हमें पूछा गया है कि जब स्टोन है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर मोशन कर रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ तो उसका मोशन इस पर लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें ये कुछ ना कुछ हमें मास दे रखा है, मास दे रखा ना, इस मास की वजह से इस पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट चाहे आपका यहाँ हो, ग्राउंड पे हो, या ग्राउंड से किसी हाइट के ऊपर हो, या मैक्सिमम हाइट के ऊपर हो, सभी जगह के ऊपर उस पर ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि mg सभी जगह पर नीचे की तरफ ही लगेगा, ठीक है। चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करे, या किसी क्षण के लिए जब वो उसकी वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो हो जाती है उस क्षण के ऊपर भी mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही लगेगा, ठीक है। इससे साथ में पूछा गया है कि कंकड़ को क्षैतिज से 45 डिग्री के एंगल पर अगर फेंका जाता है तो क्या अपना आंसर चेंज हो जाता है, नहीं होगा। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, याद है ना आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, या आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो मोशन के हर एक पॉइंट के ऊपर जब हमारा ये ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है तो मोशन के हर एक पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से जो फोर्स लगता है mg लगता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें दे रखा है कि 0.1 केजी सहनती यानी कि मास का कोई भी पत्थर है, ठीक है, उस पर लगने वाला नेट बल का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि उसकी डायरेक्शन है वो हमें कैलकुलेट करनी है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, यानी कि ये आपकी रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की खिड़की से गिराना है पत्थर, ये पत्थर है, आप रेलगाड़ी की खिड़की से गिरा रहे हो यहाँ से, ठीक है, ये आपने पत्थर गिरा दिया, ठीक है। अब पत्थर है, पत्थर के अंदर कुछ ना कुछ तो मास होगा, ये मास m है, उसकी वजह से इस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा यानी कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी यानी कि रेलगाड़ी है उसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको, जीरो दे रखी है, रेलगाड़ी की वेलोसिटी है वो जीरो दे रखी है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। सिर्फ वो जो हमारा पत्थर उसको गिरा रहे हैं यानी कि उसको स्वतंत्रता फ्रीली छोड़ रहे हैं तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है mg के बराबर, mg के बराबर है तो मास कितना है 0.1 और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 न्यूटन के बराबर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया कि पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक समान वेग से यानी कि एक समान यानी कांस्टेंट वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, यानी कि अब आपकी जो रेलगाड़ी है रेलगाड़ी की वेलोसिटी वो जीरो नहीं है, अब कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो रेलगाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 6, ठीक है। पर अभी भी ये वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की वेलोसिटी की वजह से क्या हमारे पत्थर पर कोई फोर्स लगेगा, देखिए फोर्स है वो किसके बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंटम में जो वेलोसिटी है वो अगर कांस्टेंट होगी तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा।
तो जब तक हमारी रेलगाड़ी किसी एक्सीलरेशन के साथ नहीं जा रही है, तब तक जो रेलगाड़ी की वेलोसिटी का जो स्टोन है, स्टोन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन में भी जब आप किसी स्टोन को छोड़ोगे, तो उस पे जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा? वो फोर्स लगेगा 1 न्यूटन का लगेगा। तो डायरेक्शन कौन सी रहेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो थर्ड है, उसमें कहा गया है कि पत्थर को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात जो लगने वाला बल है वो कैलकुलेट करना है भाई। अब रेलगाड़ी है हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही है, ये किसी एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में इस पे जो लगने वाला बल है वो कितना होगा? यहाँ पर देखिए हमारी जो रेलगाड़ी है उसका एक्सीलरेशन आपको कितना दिया गया है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन आपको देगी, देखिए ये वाली। ठीक है, mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टोन पर अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर स्टोन पर दो फोर्स वर्क करेंगे। कौन कौन से फोर्स होंगे? एक तो इसका जो वेट है, वेट की वजह से mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और सेकंड इस पर जो लगेगा हमारा जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का जो एक्सीलरेशन है उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, जिसे मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, जो किसके बराबर होगा? स्टोन के मास और रेलगाड़ी के एक्सीलरेशन के बराबर। ठीक है ना, ये दो फोर्स वर्क करेंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम देख लेते हैं। परंतु क्वेश्चन में एक आपको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, यानी कि जस्ट आफ्टर, जब हम स्टोन को ड्रॉप कर देते हैं खिड़की से, तब हमारा जो स्टोन है उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या और डायरेक्शन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन का आप आंसर मुझे दीजिएगा कि जब हमने स्टोन है उसको हम पकड़ के रेलगाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो उस वक्त उस पर क्या mg वर्क कर रहा है? बिल्कुल mg वर्क कर रहा है। और mg की उस वक्त भी डायरेक्शन कितनी है? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और उस पत्थर को आप खिड़की से बाहर अपने हाथ निकाल के रखिए, परंतु आपने छोड़ा नहीं है, उस वक्त भी mg है वो लगेगा। परंतु उस वक्त आपने उसको अपने हैंड से सपोर्ट दे रखा है, तो उस की वजह से एक नॉर्मल फोर्स है आपके हाथ की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना। परंतु जैसे ही हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पर mg लग रहा है। यानी कि आप क्या देखेंगे कि mg है, आपने जब उसको रेलगाड़ी के अंदर पकड़ रखा है तब भी लग रहा है, उसको अपने रेलगाड़ी के बाहर अपने हाथ में पकड़ रखा है तब भी लग रहा है, और जैसे ही आपने अपने हाथ से उसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद भी mg है वो लग रहा है। ठीक है, परंतु जब आप इस पत्थर को रेलगाड़ी के अंदर लेके बैठे हो, तो क्या जो अपना रेलगाड़ी का एक्सीलरेशन है उसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। जैसे ही आप इसको ड्रॉप करते हो, तो जस्ट आफ्टर इस पे कुछ रेलगाड़ी की वजह से इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो सिचुएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो अप्लाइड फोर्स होता है उसकी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि जस्ट आफ्टर जो रेलगाड़ी की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो इंपैक्ट पड़ रहा है 0। तो हम क्या है, रेलगाड़ी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका इंपैक्ट मानेंगे 0। तो टोटल फोर्स जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? अब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो ट्रेन है उसका एक्सीलरेशन दे रखा है हमें 1 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, और जो हमारा स्टोन है वो रखा गया है, जो ट्रेन है ट्रेन के सरफेस के ऊपर, ये आपका ट्रेन का सरफेस मान लीजिए या समतल मान लीजिए, या ठीक है, और उस पर ये हमारा स्टोन रखा गया है। ठीक है, और ट्रेन हमारी किस वेलोसिटी के, सॉरी, एक्सीलरेशन के साथ जा रही है? एक्सीलरेशन हमें दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्टोन है वो रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है। विराम का मतलब क्या है कि जिस एक्सीलरेशन के साथ में ट्रेन जारी है, उसी एक्सीलरेशन के साथ हमारा जो स्टोन है वो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, ट्रेन के अंदर कोई एक सवारी बैठी है अपनी सीट के ऊपर, तो आप क्या देखते हो कि जब ट्रेन स्थिर है, यानी कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो आपको उसमें जो बैठे व्यक्ति हैं वो आपको स्थिर दिखाई देते हैं। पर जैसे ही ट्रेन है किसी एक्सीलरेशन के साथ आगे की तरफ जा रही है, तो आप क्या देखते हो कि उसमें मौजूद जो सवारी है, जो बैठी है सीट के ऊपर, आपको लगेगा कि वो सवारियां भी उसी एक्सीलरेशन के साथ में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोन है वो किस एक्सीलरेशन के साथ जाएगा? जिस एक्सीलरेशन के साथ हमारी ट्रेन है वो आगे की तरफ जा रही है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे? तो सबसे पहले इसका खुद का मास है m, उस मास m की वजह से इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, लगेगा ना। इस mg फोर्स की वजह से जो सरफेस है, यानी कि जो ये समतल है, ये भी इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा? नेट जो वाई डायरेक्शन में लगेगा वो 0 लगेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तो है नहीं, और इस डायरेक्शन में जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो स्टोन है उसमें कौन सा डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन है? इसका एक्सीलरेशन है सिर्फ अपना एक्स डायरेक्शन में।
डायरेक्शन में ना, तो यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से है, सिर्फ जो हमारा जो रेलगाड़ी है उसकी वजह से ही फोर्स लग रहा है। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा जो स्टोन है वो किस एसिलेशन के साथ जा रहा है, वो जा रहा है जिस एसिलेशन के साथ ट्रेन जा रही है। एसिलेशन कितना है स्टोन का, वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टोन का वेट कितना है 0.1, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो होगा मास एसिलेशन के बराबर। मास कितना है इसका 0.1, एसिलेशन कितना है 1, यानी कि आप क्या देखोगे 0.1 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा इस पर स्टोन पर, और कौन सी डायरेक्शन में, ये आएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना। क्या वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.1 न्यूटन के बराबर होगी। ठीक है। इसे भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताओ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया कि कोई भी एक एल लंबाई की एक डोरी का एक सिरा एम द्रव्यमान के साथ में, यानी कि ये कोई भी एक एल लंबाई की एक डोरी है जिसका एक सिरा है वो तो किसके साथ कनेक्ट है, किसी एम मास के साथ कनेक्ट है। ठीक है। और दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खूंटी से बंधा है। तो मान लेते हैं ये कोई भी एक चिकनी क्षैतिज मेज है। ठीक है। और इस मेज के ऊपर ये यहाँ पर एक खूंटी लगी है। ठीक है। इस खूंटी के साथ बंधा है। ठीक है। यदि कण v चाल से वृत्तीय गति करता है, यानी कि सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन करता है, तो उस कण के ऊपर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के अंदर इस तरह से मोशन करेगा, करेगा ना, ये सर्कुलर कर रहा है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बन जाए ना तो चीजें अच्छी जाती है। थोड़ा सा बना देता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में मोशन है। तो हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे दो तरह के फोर्स लगते हैं। कौन कौन सा फोर्स लगता है, एक तो उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, दूसरा इस पे हमेशा सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ये लग रहा है अपना जो रस्सी और जो अपना ऑब्जेक्ट है उन दोनों के मध्य जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसी की वजह से लग रहा है। ठीक है ना। तो अगर आपने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है तो आप जाके जरूर पढ़िएगा। तो वहां हमने देखा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन फोर्स के बराबर यहाँ पे लगेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या यहाँ पे कोई और फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका आंसर आ गया ये वाला कि सिर्फ टेंशन फोर्स ही यहाँ वर्क कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी फोर्स है वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। परंतु आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि सर यहाँ पर बाकी के ऑप्शन में एम वी स्क्र बाई एल दे रखा है, एम वी स्क्र बाई एल दे रखा है, तो ये क्या है। देखिए हमने इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एम वी स्क्र बाई आर के बराबर होती है। जहाँ पर आर क्या है, आर हमने लिया था जो सर्कुलर पाथ है उसके अंदर जो रेडियस है उसकी ओर लिया था। ठीक है ना। इस तरह से ये हमने फॉर्मूला बाहर ड्राइव किया था, इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी होगी। ठीक है। तो जरूर देखिएगा उसको। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी कि जो टेंशन फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होगा एम वी स्क्र बाई आर। परंतु सिर्फ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ टेंशन फोर्स ही लग रहा है, इसी कारण हम इसको आंसर मानेंगे। ठीक है। बाकी और जो ऑप्शन दे रखा है वो हमारे आंसर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक 15 मीटर पर सेकेंड की आरंभिक चाल से गतिशील, आरंभिक का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो किसके बराबर है 15 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है। गतिशील 20 केजी सहनती, यानी कि जो मास दे रखा है वो किसके बराबर है 20 केजी के बराबर है। ठीक है। कोई भी एक पिंड है, ऑब्जेक्ट है, जिस पर 15 न्यूटन का स्थायी मंदन बल लग रहा है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है टाइम के साथ में। ठीक है। मंदक बल लग रहा है। ठीक है। पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा, तो मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ये आपके सामने, इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है u दे रखी है, इसका मास कितना है m लग रहा है। अब मंदक बल का मतलब क्या है कि जो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक फोर्स आप लगा रहे हो तो वो एक मंदक का ही काम करेगा। ठीक है। तो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ समय के बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जाके रुक जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो एंड वेलोसिटी वो 0 है। तो यहाँ पर कितने समय के बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है, वो टाइम ही हमें कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 50 न्यूटन है। ठीक है। फोर्स किसके बराबर होता है बताइए, फोर्स बराबर होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर। ठीक है। ये किसके बराबर है 50 न्यूटन के बराबर। मास कितना है 20 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए ना 20, और एक्सीलरेशन कितना है a है, ये 50 के बराबर है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 50 बटा 20 के बराबर, यानी 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ये एक्सीलरेशन आ गया ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बना के लिख देते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक्सीलरेशन लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब गति की हमने इक्वेशन देखी है, सेकंड चैप्टर पढ़ा है ना आपने, उसमें गति की इक्वेशन क्या है v बराबर u प्लस at। ठीक है। यहाँ पे v क्या है एंड वेलोसिटी, u क्या है स्टार्टिंग वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन और t कितना है टाइम जो लग रहा है। तो वैल्यू ही पुट करनी है, क्या रह जाएगा v क्या है एंड वेलोसिटी, कितनी है 0 है, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड,
ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, देखिए एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको माइनस चिन्ह लगा के लिखूंगा 2.5, और टी कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/3.5। इसको कैंसिल करोगे, देखिए 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। 25 का आप जब 50 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 6 से। ठीक है, किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 kg का सहनती के किसी पिंड पर आरोपित जो फोर्स है वो 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है। ठीक है, पिंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो हमें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन सी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें दे रखा है, मास कितना है उसका 3 kg है। ठीक है भाई, टाइम कितना दे रखा है आपने, टाइम दे रखा है, आप इसको डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए। हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी एंड वेलोसिटी कितनी है, एंड वेलोसिटी दे रखी है 3.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ इसकी स्टार्टिंग पोजीशन में जो वेलोसिटी है उस और जो एंड पोजीशन में जो वेलोसिटी है उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 25 सेकंड के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सीलरेशन कितना है, सबसे पहले वो कैलकुलेट कर देते हैं। अगर एक्सीलरेशन हमारे पास में आ जाता है तो हमें सिर्फ मास इंटू एक्सीलरेशन करेंगे तो अपने पास फोर्स आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे, देख लेते हैं। देखिए v बराबर u प्लस ए टी करते हैं, एंड वेलोसिटी कितनी है 3.5 है। ठीक है, और जो अपना स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है वो है 2। अब देखिए एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा आप ही बताओ। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी कितनी है 3.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि समय के साथ में वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। जब वेलोसिटी बढ़ रही हो समय के सामने तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो एक्सीलरेशन है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ जो हम एक्सीलरेशन लेंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे एक्सीलरेशन। और टाइम कितना है अपना, टाइम हमें दे रखा 25 सेकंड, तो यहाँ 25 सेकंड। ठीक है, तो ये दो बराबर के इधर वाली साइड जाएंगे तो कितना बचेगा 1.5 इक्वल्स टू ए 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 15/10 इंटू 25, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से एक्सीलरेशन अपना किसके बराबर आ रहा है, एक्सीलरेशन बराबर आ जाएगा 0.06 के बराबर, और एक्सीलरेशन है उसकी यूनिट कितनी आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, फोर्स बराबर होगा अपना मास इंटू एक्सीलरेशन के। मास कितना दे रखा है, मास अपने को दे रखा है अपना 3 kg दे रखा है। तो यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.06 के साथ में, तो क्या आ जाएगा 0.18 न्यूटन, ये किसके बराबर है फोर्स। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि कोई भी 4 kg सहनती यानी कि मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो लंबवत बल आरोपित हैं। ठीक है, हमें उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका मास कितना दे रखा है 4 kg दे रखा है, मास दे रखा है आपको 4। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो मान लेते हैं 8 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रहा है 6 न्यूटन का। पेंडिकुलर दे रखा है ना, लंबवत है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये अपना रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, एफ इक्विवेलेंट मान लो, तो 6 न्यूटन है आपका इधर वाली तरफ। तो किस तरह से निकालोगे इसको, ये मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो किसके बराबर होगा, यहाँ पाइथागोरस लगाइए, या एफ इक्विवेलेंट निकालना आता है, नहीं आता तो लास्ट में अपनी बनाई हुई वीडियो देखिएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 प्लस 8 बटे 64। तो 36 और 64 जोड़ेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, तो यहाँ से 10 आ गया। ठीक है, तो आपका जो इक्विवेलेंट जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ से 10 थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 थीटा हो जाएगा अपना लंब आधार, यानी कि 6 न्यूटन बाई 8 यानी कि 3/4। अब 10 थीटा 3/4 कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू कितना आता है 37 डिग्री। ठीक है ना, तो आपके पास में डायरेक्शन भी आ गई कि डायरेक्शन है 37 डिग्री के ऊपर है लग रहा है, और नेट फोर्स कितना लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना था, अपने को तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना था, तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट कीजिए। मास इंटू एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स के बराबर, तो 10 के बराबर हो जाएगा। तो 10 के बराबर हो जाएगा, मास कितना है 4 दे रखा है ना, और एक्सीलरेशन टू 10, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 रखिएगा ना, वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। परंतु दोस्तों यहाँ आपका जो आंसर दे रखा है ना वहाँ 2.5 मीटर पर सेकेंड की बजाय 2 दे रखा है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक दो जगह और देखा, तो वहाँ उन्होंने मास है वो यहाँ 4 kg की जगह क्या दे रखा है, 5 kg दे रखा है। यहाँ 5 kg मास लोगे आप, तो यहाँ पर 10/5 करोगे तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाइएगा। तो यहाँ आंसर से कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरह का आंसर आए दोनों ही राइट है। आपको मास कितना देखा है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा चालक, ठीक है, सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर बच्चे को बचा लेता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा ऑटो रिक्शा है, क्या मान लो आप, ठीक है। और ये आगे कोई एक बच्चा खड़ा है, ये बच्चा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसकी ऑटो रिक्शा की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। बच्चा क्या रोड के ऊपर स्थिर खड़ा है, आपको यही दे रखा है, बच्चे की वेलोसिटी है कितनी, 0, ठीक है। वाहन को रोकने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ऑटो रिक्शा उसको कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड का। और इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी एंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के इसको रुकना है तो एंड वेलोसिटी, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइएगा। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे को ठीक निकट तक रुकता है तो वाहन पर लगा औसत मंदक बल कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग वेलोसिटी है 36, एंड वेलोसिटी है 0, यानी कि वेलोसिटी समय के साथ है कम हो रही है, तो निश्चित तौर पे यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रिलेशन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसके बाद ये रखा है ऑटो रिक्शा तथा चालक की जो द्रव्यमान है वो अपने को दे रखा है इतना, तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा इनका 465 kg के बराबर, ठीक है। अगर किसी तरह से हमारे पास में एक्सेलरेशन और आ जाता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो अपने पास में जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से कैलकुलेट करोगे, हमारे पास में स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो दे रखी है, एंड वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है, तो v बराबर u प्लस के टी है, वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाएगा। परंतु यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो वेलोसिटी दे रखी है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की फॉर्म में दे रखी है, और समय दे रखा है सेकेंड की फॉर्म में, यूनिट है अलग अलग, तो जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिट है वो इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर u है वो कितना है, u है यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा का जो हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, जो करता है काट दो, यहाँ से 36 से 36 गए, 2 यहाँ गए तो बच्चे कितना, 10 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। अब u और v की यहाँ वेलोसिटी रखती है तो अपने पास फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, रखिएगा, वेलोसिटी 0 है, 10 है, एक्सेलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास कितना है, इसका मास दे रखा है 465 केजी में है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 से, तो आप करके देखो ना कितना आंसर आएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें पूछ रखा है कि कोई भी एक रॉकेट है जिसका मास आपको दे रखा है 20,000 केजी के, ठीक है। ये किसी स्टार्टिंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के आरंभिक त्वरण से ऊपर की ओर, ठीक है, स्फोट करती है, यानी कि जाती है। स्फोट का आरंभिक प्रणोद परिकलित कीजिए, कैसे कैलकुलेट करो। देखिए ये हमारा जो रॉकेट है इसका वेट कितना दे रखा है, मान लेते हैं वेट दे रखा है अपने को 20,000 के, ठीक है। तो इसके मास की वजह से इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg, दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमने रॉकेट के बारे में स्टडी किया है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वहाँ पर आपने देखा होगा, हमने इसको स्टडी किया डिटेल के अंदर। हमने वहाँ क्या देखा था, हमने देखा था कि कोई रॉकेट है जब उसके अंदर जो फ्यूल होता है, फ्यूल जब जलेगा तभी तो हमारा जो रॉकेट है ऊपर की तरफ जाएगा, एक्शन रिएक्शन लगता है ना, वहाँ पे के बारे में स्टडी किया था अपनों ने। तो यहाँ पर जो अपना जो फ्यूल जल रहा है तो गैसेज है वो रॉकेट पर एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगी, लगाती है ना, ये उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रॉकेट है वो तो लगाएगा धुएं पर, यानी गैसेज पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, और गैसेज है वो रॉकेट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इन गैसेज की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स की वजह से तो रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा ना, ऐसे ही होता है ना। तो मान लेते हैं हमारा जो रॉकेट है उसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है, क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार दे रखी है। तो इस रॉकेट पे जो टोटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए इस पर टोटल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक तो इस पर गैसेज है, गैस की वजह से जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो हो गया। लेकिन क्या लग रहा है, इस पर जो उसका खुद का वेट है, वेट की वजह से जो फोर्स लग गया ये तो है, तो यहाँ क्या आ जाएगा,
देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए पहले एफ को लिखेंगे। ये फोर्स किसकी वजह से, ये फोर्स लग रहा है गेंस की वजह से, जो रॉकेट पे लगने वाला बल है। देखिए किसी तरह की दिक्कत हो तो सेकंड वीडियो देखिएगा इसी चैप्टर की, हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर रखा है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एफ माइनस एम जी। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एफ नेट लगता है वो किसके बराबर होता है, उसके मास और एक्सीलरेशन के बराबर होता है। यहाँ पर मास और एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से जो नेट लगने वाला जो फोर्स है वो अपने पास में आ जाएगा, वो किसके बराबर होगा, एम जी प्लस ए। जी की वैल्यू कितनी है 10, ए की है 5, तो एम जी प्लस ए करेंगे तो ये आ जाएगा 15। एम को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 20,000 को 15 से गुणा कीजिए, क्या आएगा 30। यार अब इसको आप कर लीजिएगा, 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके 10 की पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें क्या दे रखा है कि कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक कण है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, उत्तर दिशा के अंदर, और उसकी आप वेट कितना दे रखा है 0.4 kg दे रखा है, ठीक है। इस पिंड पर दक्षिण दिशा के अनुदिश 8 न्यूटन का एक स्थायी बल लगता है और कितने समय तक, 30 सेकंड तक आरोपित किया जाता है। जिस क्षण बल आरोपित किया जाए उसे हमें t इक्वल टू 0 लेना है और कण की पोजीशन है वो x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है जी, मान लिया। तो कण की t इक्वल टू -5 सेकंड, 25 सेकंड और 100 सेकंड पर इस कण की क्या स्थितियां होगी वो हमें बताना है। तो मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन है, ये आपकी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन है वो आपकी साउथ डायरेक्शन। हमारा ऑब्जेक्ट है जब x इक्वल टू 0, यहाँ पर मान लेते हैं x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका t इक्वल टू 0 यानी कि x और t के अंदर अपने को मेनली ग्राफ बनाना है। ये इसका x मान लेते हैं डायरेक्शन और ये मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, यानी स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पर मौजूद है, पार्टिकल हमारे यहाँ मौजूद है, और पार्टिकल का मास आपको दे रखा है कितना 0.4 kg, ठीक है। स्टार्टिंग इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड की दे रखी है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर 8 न्यूटन का बल लग रहा है। 8 न्यूटन का बल कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये लग रहा है दक्षिण दिशा के अंदर, ठीक है। ये 8 न्यूटन का बल लग रहा है, फोर्स दे रखा है आपको 8 न्यूटन, फोर्स इक्वल्स टू 8 न्यूटन। अब जब बल लग रहा है 8 न्यूटन का, तो इसमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन की। मास है इसका 0.4, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन अपने पास में आ जाएगा 8/0.4, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ में फोर्स ना लगाकर सीधा एक्सीलरेशन लिख देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इधर वाली तरफ जो एक्सीलरेशन लग रहा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है जो ऑब्जेक्ट है उसका t इक्वल टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड और 100 सेकेंड के ऊपर इसकी स्थितियां क्या है, यानी कि इसके द्वारा द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट लिया गया है वो कितना है, वो कितना, ठीक है। किस तरह से करोगे, देखो अब इस क्वेश्चन में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है वो आप समझ प्रयास कीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने चलना शुरू किया, ये मान लेते हैं ये वाली जो डायरेक्शन है वो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट है उसने चलना शुरू किया। स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। और इस पर जो बल लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो लग रहा है साउथ डायरेक्शन के अंदर, और इसका एक्सीलरेशन कितना लग रहा है वो उन्होंने कैलकुलेट किया 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। जब इसने चलना शुरू किया उस वक्त इसकी जो पोजीशन है यानी स्टार्टिंग उसने किया वो x इक्वल टू 0 और पोजीशन है वो इसकी t इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब क्या है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि t इक्वल टू 5 सेकंड के अंदर जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है t इक्वल टू 25 सेकंड है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है t इक्वल टू जो 100 सेकंड है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। जबकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक्सीलरेशन है वो लगेगा, कब तक लगेगा, 30 सेकंड तक लगेगा, उसके बाद में एक्सीलरेशन है वो लगना बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 30 सेकंड तक ही एक्सीलरेशन लगेगा, उसके बाद एक्सीलरेशन नहीं लगेगा, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसके बाद का जो ये सफर है वो सिर्फ उसी वेलोसिटी के साथ करेगा, क्योंकि इसके बाद में t इक्वल टू 30 सेकंड के बाद में इस पर जो लगने वाला एक्सीलरेशन वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा हमारे पास में जो इक्वेशन है कौन सी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास में t इक्वल टू 5 सेकंड और दोनों के लिए वैल्यू आ जाएगी, और बाद में इसी में ये रख देंगे तो अपने पास बाकी की आ जाएगी। इस तरह से कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले कि देखते हैं t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए क्या आता है। t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए आप देखोगे तो वैल्यू पुट कीजिए, s1 से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। u की कितनी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 10 है, टाइम कितना है 5 सेकंड है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है 20 है,
समय कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 हो गया। यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव साइड में, इसलिए इसको माइनस चिन्ह के साथ लगा के लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको सोल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट होगा 10, तो यहाँ आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -200 मीटर। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट है उसने 5 सेकंड के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस चिन्ह, ये तो दिखा रहे हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 25 सेकंड के लिए और कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगी इसकी वैल्यू, s2 से डिनोट करते हैं। किसके बराबर होगा, ut, u कितना स्टार्टिंग वेलोसिटी 10 है, t कितना लग रहा है 25 है, माइनस चिन्ह क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए से अपोजिट डायरेक्शन में है। हाफ 80 स्केयर, 80 a की वैल्यू कितनी है 20 है, टी स्केयर कितना होगा 25 इंटू 25 हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ 10 आ गया, यहाँ से 10 इंटू 25 कॉमन ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 25। ओवरऑल अपने पास में कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लगभग लगभग आपका आ जाएगा 600 मीटर। एक बार फिर से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके मुझसे गलती हो गई हो कैलकुलेशन में। अब कैलकुलेट करते हैं t इक्वल टू 30 सेकंड के बाद में क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी एंड वेलोसिटी वो कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके आगे का मोशन देख लेते हैं। एंड वेलोसिटी किस तरह से कैलकुलेट करोगे, v बराबर u प्लस at। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 10 है, एक्सीलरेशन कितना लग रहा है 20 लग रहा है, समय कितना लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 30 सेकंड का, तो यहाँ से आगे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस ये 600 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी आगे वेलोसिटी। सेम इसको भी यहीं रख देते हैं, ऐसी इक्वल टू ut प्लस हाफ एट, इसके क्या आता है अब इसके, अब एक्सीलरेशन तो लग नहीं रहा है, ये टर्म आ जाएगी 0, बचेगा क्या s इक्वल टू ut। अब यहाँ पर u मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये यहाँ पर यहाँ से लेकर ये इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की वेलोसिटी के लिए ये जो वेलोसिटी अपनों ने कैलकुलेट की ये स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है, यहाँ t इक्वल टू 30 सेकंड से 100 सेकंड के मध्य कैलकुलेट करना है, तो टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, 70 सेकंड आ जाएगा। और ये v वेलोसिटी अपने को दे रखी है वो अपने पास में आ जाएगी अपना जो 590 के बराबर है, ये आ जाएगी, वैल्यू पुट कीजिएगा क्या आ जाएगा s इक्वल टू -590। समय कितना है 70 है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना आता है। नेगेटिव चिन्ह क्या दिखा रहा है, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यही दिखा रहा है, इसके अलावा उसका और कोई मतलब रहता नहीं है। तो यही अपना आंसर है। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें दे रखा है कि कोई ट्रक है जो विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है और किस एक्सीलरेशन के साथ में 2 मीटर पर सेकंड किस एक्सीलरेशन दे रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि t इक्वल टू 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा व्यक्ति है, वो 6 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर है वो बाहर गिराता है। ठीक है, t इक्वल टू 11 सेकंड पर उस जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। इस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये मान लेते हैं हमारी रोड है, ठीक है, और इस पर ये हमारा ट्रक है वो आगे की तरफ जा रहा है, ये ट्रक मान लेते हैं। ट्रक का स्टार्टिंग में जो एक्सीलरेशन है वो हमें दे रखा है कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसका कोई स्टार्टिंग आपको वेलोसिटी दे रखी है, नहीं, ट्रक की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो 0 है, सिर्फ इस पर एक्सीलरेशन की बात की गई है। और ये कब कहा गया है, जब t इक्वल टू 0 है। इसके बाद में क्या होता है, t इक्वल टू 10 सेकंड पर हमारा जो ट्रक है वो यहाँ पर पहुंच जाता है, तो ये ट्रक है वो हमारा यहाँ पर पहुंच, कब, जब t इक्वल टू 10 सेकंड है। अब 10 सेकंड के ऊपर हम क्या करते हैं, इस ट्रक से एक पत्थर है उसको हम ड्रॉप करते हैं, और किस ऊंचाई से ड्रॉप कर रहे हैं, ये जो इसकी हाइट दे रखी है आपको, ये दे रखी है 6 मीटर की हाइट। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि जब ये पत्थर है t इक्वल टू 11 सेकंड के ऊपर, ये मान लेते हैं t इक्वल टू 11 सेकंड, 11 सेकंड के ऊपर ट्रक की हमें जो स्टोन है स्टोन की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा स्टोन है, जब हम इसको t इक्वल टू 10 सेकंड के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं उस समय हमारा स्टोन है उसकी वेलोसिटी क्या है। तो किस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे, तो देखिए हमें पता है जो गति की समीकरण क्या है अपनी, v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो स्टार्टिंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये अपनी 0 दे रखी है, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड है, और समय अंतराल कितना है 10 सेकंड है। तो यहाँ पर वेलोसिटी आप कैलकुलेट कीजिए, 0 प्लस a कितना है 2 और t कितना है 10, तो यहाँ से वेलोसिटी अपने पास में आ गया 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब t इक्वल टू 10 सेकंड का समय है उस समय पर हमारा जो ट्रक और जो पत्थर है दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर इस समय जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि कोई पत्थर है जिसको आपने ड्रॉप किया है,
तो जब इसको 10 सेकंड पर आप ड्रॉप करोगे तो उसकी क्षैतिज दिशा के अंदर, क्षैतिज दिशा कौन सी, ये अपनी क्षैतिज दिशा है, क्षैतिज दिशा के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी वही रहेगी जो ट्रक की वेलोसिटी है। ऐसा आप कैसे कह सकते हो, आपने अपनी रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल देखा होगा कि जब हम बस से नीचे उतरते हैं, बस में नीचे उतरते हैं तो हमें कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी बस जा रही है उसी डायरेक्शन में हमें अपना जो चेहरा है वो उसी दिशा में करके उतरना चाहिए। उससे क्या होता है कि जिस वेलोसिटी के साथ में बस जा रही है उसी वेलोसिटी के साथ हम भी मोशन करते हैं, तो उस वजह से क्या चोट लगने की संभावना वो नहीं रहती। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर चेहरा करके उतरेंगे तो हम गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जब स्टोन है उसको हम छोड़ेंगे किसके ऊपर, जब t इक्वल टू 10 सेकंड है उस पर छोड़ेंगे तो सिर्फ इसका एक क्षैतिज दिशा के अंदर वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा और वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब छोड़ने के बाद में इसके ऊपर एक्सीलरेशन लगना शुरू हो जाएगा और एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये रहेगा। तो उसकी वजह से जब t इक्वल टू, ये कब कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब t इक्वल टू 10 सेकंड है और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट कब करनी है, जब t इक्वल टू 11 सेकंड है तब हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो t इक्वल टू 11 सेकंड पर इसकी जो क्षैतिज दिशा में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या रहेगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारा रहेगा 10 मीटर पर सेकंड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर तो इसकी क्षैतिज दिशा के अलावा जो ऊर्ध्वाधर दिशा है क्या उसमें वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट चेंज होगा, बिल्कुल होगा। देखिए क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। क्षैतिज दिशा में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, सॉरी ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर यानी कि y डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कितना है स्टार्टिंग, ये तो अपना जीरो है ना। एक्सीलरेशन कितना लग रहा है 10 लग रहा है और टाइम पीरियड कितना है 10 सेकंड और 11 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस है। तो एंड वेलोसिटी अपने पास में कितनी आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब हमारा स्टोन है वो t इक्वल टू 10 सेकंड से 11 सेकंड के समय के अंतराल के अंदर कहां पर पहुंचेगा, जहां भी पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी का ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपोनेंट कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी आपकी इस डायरेक्शन में। और किस तरह से कैलकुलेट करते हो, जो v इक्विवेलेंट है वो अपना आ जाएगा अंडर रूट्स ऑफ जो इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है प्लस उसका y डायरेक्शन जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है। तो वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर ये 10 लगा रखा है, 10 है क्या, ये 20 है ना, सही से लिखो भाई इसको, ये 20 है, ठीक है। ये 20 है तो यहाँ भी 20 रहेगा और यहाँ भी 20 रहेगा। तो 20 का जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ 400 आ जाएगा प्लस y डायरेक्शन में कितना है 10 है ना, या 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। अब इसके बाद में ये अंडर 500 आ जाएगा। तो अंडर 500 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए यहाँ पर लगभग इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी। देखिए अपना 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, ठीक है। और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। तो 400 और 625 के बीच का है ये 500, तो लगभग ये 22-23 के आसपास का होगा। तो आप एक बार खुद से इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आ जाता है, वही इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। अब इसका एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो इसके एक्सीलरेशन कौन सा होगा, एक्सीलरेशन सिर्फ इस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है वही रहेगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। आपसे पूछा जा सकता है इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो कैसे कैलकुलेट करते हो वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वो किसके बराबर होगा tan थीटा इक्वल टू, अब इसका यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड है उसको आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हो। ये थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा ये आपका है 20, ये आपका है 10। तो आप किस तरह से करोगे, देखिए 10 थीटा है वो किसके बराबर होगा, ये 10 थीटा है वो बराबर किसके बराबर होगा, ये आपका 10 है और ये है 20, ठीक है 20 है ना। तो ये लंबटे आधारित होता है तो 10 थीटा वो 10/20 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2, ठीक है। 10 इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, गूगल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। दोस्तों हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई कमरे की छत से 2 मीटर की लंबाई की डोरी है जिसके साथ 0.1 kg सेंध का कोई गोला है, उसको लटकाकर दोलन आरंभ किया जाता है। तो ये मान लेते हैं कमरे की छत है और इसके साथ ये रस्सी के साथ लटका है जिसकी लंबाई है 2 मीटर और यहाँ पर एक गोला है जो लटका है उसका वेट आपको दे रखा है 0.1 kg, ठीक है। दोलन आरंभ करता है यानी कि ये इस तरह से एक ऑसिलेशन है वो कर रहा है जिस तरह से पेंडुलम, ठीक है। अपनी माध्य स्थिति पर गोलक की चाल है 1 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। गोलक का प्रक्षेपी पथ क्या होगा यदि डोरी को उस समय काट दिया जाता है जब गोला अपनी चरम स्थिति पर हो और माध्य स्थिति पर हो। पहले तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ऑसिलेशन कर रहा है तो उसकी माध्य स्थिति कौन सी होती है, माध्य स्थिति होती है यहाँ पर। और चरम स्थिति कहाँ पर होती है, चरम स्थिति एक ऐसा पॉइंट होती है जहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है और यहाँ पर माध्य स्थिति पर इसकी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। जब ऑसिलेशन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में अपने स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माध्य स्थिति के ऊपर। माध्य स्थिति पर वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। उस समय अगर आप मान लीजिए इसकी डोरी काट दी जाती है, ये डोरी काट दी आपने, तो सिर्फ इसकी वेलोसिटी है वो एंड पॉइंट पे कौन सी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी ना। और क्या वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड,
1 मीटर पर सेकंड ही दे रखी है ना कि माध्य स्थिति पर इसकी वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है। तो जैसे ही काटेंगे तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या बताता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में बनी रहेगी, तो यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे की तरफ मोशन करेगा। तो इसका मोशन किस तरह से होगा, ये मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है क्षैतिज दिशा में कितनी है 1 मीटर पर सेकंड है। अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे मोशन है वो कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ही, और जो क्षैतिज दिशा में जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, परंतु यही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो माध्य स्थिति के ऊपर चरम बिंदु पर काट दिया जाए। चरम बिंदु पर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। अब चरम बिंदु पर क्या है कि इसकी कोई वेलोसिटी का घटक है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो है। अब जैसे ही रस्सी को आप यहाँ से काटोगे, इस रस्सी को जैसे ही हम काटेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स यहाँ पर वर्क करेगा, और वो कौन सा फोर्स होगा, वो हमारा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो इसको कहाँ लेके जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर ऑसिलेशन कर रहा है तो माध्य स्थिति पर अगर उसको काटेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और उसके अगर चरम पॉइंट के ऊपर अगर उसको काटेंगे तो वो क्या करेगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है कभी भी सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन करता है, सर्कुलर मास के अंदर पाथ के अंदर मोशन करता है, तो उस पर जो उसके एसिलेशन है, दो तरह के एसिलेशन लगता है। एक तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, और एक उसका सेंटर की तरफ लगता है। सेंटर की तरफ जो एसिलेशन लगता है वो उसकी डायरेक्शन में लगातार चेंज करता है, जबकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एसिलेशन लगता है वो उसकी वेलोसिटी में, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर रस्सी काट देंगे तो इसका जो अपना सेंटर की तरफ जो एसिलेशन लग रहा है वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। तो कोई भी अगर हम रस्सी से बांध के पत्थर को गोल गोल घुमाते हैं तो हमेशा जैसे ही रस्सी टूटेगी, हमारा जो पत्थर है वो हमेशा जिस पॉइंट पे ब्रेक होगा उस पॉइंट पर जहां ब्रेक हो रहा है उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर वो आगे की तरफ चला जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है तो पत्थर है वो इधर वाली डायरेक्शन के अंदर ही मूव होगा, क्योंकि लास्ट में जो वेलोसिटी का जो घटक था वो इस डायरेक्शन में था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कोई व्यक्ति जिसकी सहनती 70 kg, सहनती यानी कि उसका वेट है वो दे रखा है अपने को 70 kg। ठीक है, गतिमान लिफ्ट में किसी इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन उस पर खड़ा है। हमें कैलकुलेट करना है जब लिफ्ट है 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है 1/4 यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फिर अपने को कोई एसिलेशन दे रखा है, उसे एसिलेशन में नीचे जा रहा है। फिर हमें दे रखा है कोई एसिलेशन उससे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अलग अलग एसिलेशन की वजह से उसमें क्या उसके वेट में फर्क पड़ेगा, इसे हमें कैलकुलेट करना है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखिए सबसे पहले ये मान लेते हैं आपकी जो लिफ्ट है, ठीक है, इसमें कोई भी एक वेटिंग मशीन है, ये आपकी वेट मशीन है, और इस पे कोई एक व्यक्ति है, ये आपका खड़ा है। ठीक है, अब सबसे पहले आपका इस व्यक्ति है, व्यक्ति का मास कितना है, मास यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 7 kg आएगा। ग्रेविटेशन एसिलेशन का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इसका एसिलेशन कौन सी डायरेक्शन में है, सबसे पहले इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है इसमें एसिलेशन नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है। तो देखिए अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की तरफ, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपरी या नीचे की तरफ जा रही हो तो हमने देखा है उसके वेट के अंदर है कोई भी चेंज नहीं होता। तो 70 kg वेट है, 70 kg ही रहेगा, नो चेंज रहेगा। डिटेल में देखना है तो इसके ऊपर जो बना रखी वीडियो है वो देखिएगा। सेकंड देखते हैं, जब ये अपनी जो लिफ्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है तो कहाँ लग रहा है, देखिए लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ, कौन से एसिलेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एसिलेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटेशनल एसिलेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, हमने देखा है जब अपने स्यूडो फोर्स अपनों ने देखा था, स्यूडो फोर्स देखा था क्योंकि लिफ्ट में कोई खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट के अंदर जब हम देखते थे कि हमारा कोई भी व्यक्ति है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो हम देखते थे जिस एसिलेशन के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उतना ही फोर्स हम अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे। तो यहाँ पर लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के रिस्पेक्ट में इसमें कौन सी डायरेक्शन में लगेगा एसिलेशन, लिफ्ट की वजह से ये लगेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये हमने कैसे निकाला, स्यूडो फोर्स में देख लीजिएगा। तो आपके इस व्यक्ति पे टोटल एसिलेशन कौन सा लग रहा है, आप देखेंगे टोटल एसिलेशन लगेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट कितना लग रहा है हमारे इस व्यक्ति पे, नेट लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि नेट एसिलेशन है इतना। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा मास इंटू एसिलेशन के, मास कितना है इसका 7 है और एसिलेशन कितना है 5 है, तो 7 इंटू 5 यानी कि 35 kg इसका वेट दिखेगा। कब दिखेगा, जब लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये आ जाएगा आपका 35। इसके बाद दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये आपकी लिफ्ट जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रही है। तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट के अंदर जो लिफ्ट की वजह से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्यूडो फोर्स पड़ेगा। स्यूडो फोर्स में हमने देखा है
कि जिस डायरेक्शन में आपकी लिफ्ट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगता हुआ मान लेंगे, और कौन सी डायरेक्शन रहेगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस डायरेक्शन में लगा देंगे। तो हमारा जो व्यक्ति है उस पर टोटल कितना एक्सीलरेशन लगेगा, 2 एक्सीलरेशन लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा 5 और 10 15 हो जाएगा। दिक्कत है यहाँ पर। मास कितना है इसका, मास है अपना 7 और एक्सीलरेशन कितना लग रहा है 15, तो टोटल कितना आ जाएगा 105, ठीक है ना। तो इसका वेट है बढ़कर कितना आ जाएगा 105। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि लिफ्ट की मशीन खराब हो गई है और गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे गिर रही है। तो हम क्या देखते हैं, जब भी कोई वस्तु गिरती है तो क्या नॉर्मल फोर्स लगता है वहां पर, नॉर्मल फोर्स वहां नहीं लगेगा। और जो इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन है वो नॉर्मल फोर्स के इक्वल्स तो होती है, नॉर्मल फोर्स के द्वारा तो हम निकालते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर सीडो फोर्स के ऊपर अपनी वीडियो डिटेल में पड़ेगा, वहां हमने खूब इसके ऊपर डिटेल में इसको स्टडी किया है। जब नॉर्मल फोर्स इस पर लग ही नहीं रहा है तो हम उस समय के अंदर इसका वेट कितना आएगा, उसका वेट आएगा 0, रहेगा 0। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है उस वक्त कंडीशन में 0 हो जाता है, ठीक है। जरूर पढ़िए बच्चों अगर इसमें आपको डाउट हो तो, ठीक है, क्योंकि वहां हमने डिटेल में इसको समझा है कि जब भी कोई भी जो इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन है वो किस कंसेप्ट में काम करती है, वो करती है कि जितना हम उस पर एक्शन लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन के ऊपर जितना आपका मास है और उस पर जो एक्सीलरेशन लग रहा है, जितना आप उस पर फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और किस फॉर्म में लगेगी, वो नॉर्मल फोर्स की फॉर्म में लगेगी। और वो नॉर्मल फोर्स ही आपको क्या बताता है, वो उस इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन के अंदर जो उसका वेट बताता है। परंतु जब भी कोई वस्तु है वो अगर फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल करती है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट है वो तभी फ्री फॉल करेगा जब उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अलावा कोई भी फोर्स है वो ना लगे, ठीक है। यानी कि जो कॉन्टेक्ट में जो नॉर्मल फोर्स है वो 0 रहेगा। जब नॉर्मल फोर्स 0 रहेगा तो यानी कि कोई जो इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन है उस पर कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं होगा, कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा, है ना। तो उस समय जो रीडिंग है वो अपने आप 0 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक 4 kg सैंती का कोई भी एक पिंड है जिसका स्थिति समय ग्राफ हमें दे रखा है, यानी कि पोजीशन और समय टाइम का जो हमें दे रखा है ग्राफ, हमें कैलकुलेट करना t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू जब t 4 सेकंड से ज़्यादा है और जब t है वो 4 से और 0 सेकंड के मध्य है, तो पिंड पर जो आरोपित बल है वो कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है ना, पोजीशन यहाँ पर 0 पर है वहीं पर स्थिर है, समय है वही चेंज हो रहा है, ठीक है। जब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो आप क्या कहेंगे, कोई भी देखिए कोई वस्तु स्थिर खड़ी है, स्थिर खड़ी है इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं बदल रही है समय के सापेक्ष। अब जब स्थिति ही नहीं चेंज हो रही तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है वो 0 है, उसका एक्सीलरेशन है वो 0 है, ठीक है। तो जब एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन की, तो यानी कि उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो भी 0 रहेगा। तो आपकी ये वाली जो स्थिति है यहाँ पर भी फोर्स 0 रहेगा और यहाँ वाली स्थिति में भी, क्योंकि यहाँ पर इसकी कितनी थी पोजीशन, ये मौजूद है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, चेंज नहीं हो रही समय के साथ। और ये वाली जो पोजीशन है ये भी समय के साथ चेंज नहीं हो रही, जितनी है उतनी की उतनी बनी हुई है, यानी x इक्वल टू 4 पर ही है, समय बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फोर्स है वो 0 रहेगा और यहाँ वाली स्थिति पर भी फोर्स है 0 रहेगा, ठीक है। इसमें किसी तरह का दिक्कत हो तो आपको जाना है सेकंड चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर में हमने इसके ऊपर जो ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर अलग से एक वीडियो बना रखी है, खूब सारे वहाँ पर कम से कम 30-40 अपनों ने एग्जाम्पल लेकर वहाँ अपनों ने इसको सोल्व किया है, जरूर देखिएगा उसको। किसी भी तरह के ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम वो आपको नहीं रहेगी, ठीक है, जरूर देखिएगा उसको। यहाँ पर ये वाला ग्राफ है उसको आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, समय के साथ क्या है कि जो स्थिति है वो चेंज हो रही है। और हमने वहां देखा था कि अपना जो स्थिति और समय ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो आपको क्या दिखाता है, वेलोसिटी के बारे में दिखाता है, वेलोसिटी के बारे में दिखाता है ना, क्योंकि वेलोसिटी वो किसके बराबर होता है, dx/dt, ठीक है। क्या इसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि स्लोप है वो उतना ही है, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। और हम जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी v1 है और एंड वेलोसिटी है v2, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसमें जो चेंज लेकर आता है वो कौन लेकर आता है, वो लेकर आता है एक्सीलरेशन लेकर आता है। चाहे उसकी वेलोसिटी वो कम कर रहा हो या ज्यादा कर रहा हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वो चेंज कौन लेकर आता है, वो लेकर आता है हमारी एक्सीलरेशन, ठीक है। परंतु इस टाइम पीरियड के अंदर तो वेलोसिटी है वो चेंज हो ही नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर भी जो फोर्स लग रहा है वो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो तीनों स्थितियों में जो लगने वाला फोर्स है वो 0 रहेगा। सेकंड हम देख लेते हैं आवेग क्या है। तो भैया आवेग होता क्या है, आवेग के बारे में हमने पढ़ा है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पर तथा t इक्वल टू 4 सेकंड पर आवेग क्या होगा, एक तो हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है और एक इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। t इक्वल टू 0 पर इसका मोमेंटम कितना है, t इक्वल टू 0 पर मोमेंटम, थोड़ा सा साफ कर दें क्या इसको, दिया। तो बताइए t इक्वल टू 0 पर क्या रहेगा इसका वेलोसिटी और मोमेंटम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी,
ठीक है। स्टार्टिंग वेलोसिटी मैं इसलिए इसको u से दिखा देता हूँ, और ये है इसकी एंड वेलोसिटी, इसको मैं v से दिखा देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं t इक्वल टू जीरो के लिए। t इक्वल टू जीरो के लिए करेंगे तो यहाँ पर इसका समय के साथ क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। क्या इसकी कुछ वेलोसिटी है? नहीं है। तो यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन में इसका जो मोमेंटम है वो कितना है? जीरो। ठीक है। फाइनल पोजीशन में इसका मोमेंटम कितना होगा, उससे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले a के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है वो कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा? जो चेंज इन पोजीशन है बाय टाइम। जब करेंगे यहाँ स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, टेन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? 3/4 के बराबर आ जाएगा। 3/4 किसको दिखा रहा है? वेलोसिटी को दिखा रहा है। ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी आ गई आपके पास 3/4। ठीक है। तो यानी कि इस पोजीशन के ऊपर, ए पोजीशन पे इसका मोमेंटम है वो किसके बराबर है? मास कितना है? 4 है। तो 4 इंटू 3/4 करोगे तो यहाँ पर आ गया इसका 3, और इसका मोमेंटम वो किसके बराबर है? kg मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। kg मीटर पर सेकंड। तो t इक्वल टू जीरो पर इसका जो आवेग या इम्पल्स वो किसके बराबर होगा? आवेग है वो बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम के, यानी कि जो फाइनल जो मोमेंटम है माइनस जो इनिशियल मोमेंटम, उसके बराबर फाइनल कितना है अपना? 3। इनिशियल कितना है? 0। तो उत्तर आ गया अपने पास 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेट करना हो ए के लिए क्या करोगे? तो ए के लिए अब ये जो वेलोसिटी आ रही है या मोमेंटम आ रहा है वो क्या है? वो इसका इनिशियल है। इनिशियल है ना, तो मैं इसको mu से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर किसी एक पोजीशन के ऊपर मैं इसका जो एंड मोमेंटम वो बता देता हूँ। एंड मोमेंटम कितना होगा? इस पॉइंट के ऊपर ना इसका वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है यानी कि वी फाइनल है वो कितना है? 0 है। क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी ना, यहाँ पर समय के साथ पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही। ठीक है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 4 के लिए इसका मोमेंटम क्या रह जाएगा? t इक्वल टू 4 के लिए मोमेंटम क्या रह जाएगा? आवेग है वो क्या रहेगा? तो p फाइनल माइनस p इनिशियल करेंगे। p फाइनल कितना है? p फाइनल है अपना 0, ये 0 है ना। और p इनिशियल कितना है? p इनिशियल है अपना 3। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3, और माइनस साइन के साथ आएगी, और यूनिट क्या आ जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी केजी मीटर पर सेकंड। तो एक चीज आपने देखी, आप देख रहे हो कि जो अपना t इक्वल टू 0 है उस पॉइंट के ऊपर अपना जो मोमेंटम है वो, या फिर मोमेंट है जो इम्पल्स, सॉरी आवेग की बात करें ना, जो वहां पर अपना जो आवेग है वो कितना है? वो पॉजिटिव है। और उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 3। परंतु जब हमारा ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 4 पर है उस समय इसका आवेग कितना है? वो है -3 है। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक वीडियो और बना लेंगे अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें हमें दे रखा है कि कोई दो ब्लॉक है 8 केजी और 12 केजी के, जो कि क्या है कि रस्सी से आपस में बंधे हैं और घर्षण रहित कोई घेरनी है उसके साथ दोनों से लटके हैं। हमें दोनों ब्लॉकों के जो एक्सीलरेशन है और जो डोर है अपनी जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो ये हमारी रह गई कोई फ्लोर है जिसके साथ ये हमारी गिरनी लटकी है। गिरनी के दोनों तरफ हमने ब्लॉक लटका रखे हैं। एक तरफ है अपना 12 केजी का ब्लॉक और दूसरी तरफ है अपना 8 केजी का ब्लॉक। ठीक है। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं और ट्रिक भी देख रखी है। हमने वहाँ क्या सीखा था कि अगर 12 केजी का ब्लॉक है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12g यानी कि mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ 8g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। स्ट्रिंग है उसमें मास है नहीं या बिल्कुल कम है तो टेंशन है पूरी स्ट्रिंग में इक्वल रहेगा। टेंशन है वो T मान लेते हैं। अब 12 केजी का ब्लॉक है उसमें वेट ज्यादा है 8 केजी के कंपेरिजन में। सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है ऐसा हम मान लेंगे। और 8 केजी का ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। अब इनके अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जरा, इनके क्या रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8 केजी का जो ब्लॉक है उसके लिए क्या होगा। 8 केजी के ब्लॉक पे टेंशन फोर्स टी अपवर्ड डायरेक्शन, mg यानी कि 8g 80 न्यूटन लिख दीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और ए एक्सीलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी t माइनस ए टी इक्वल्स टू ए। इसी प्रकार से 12 केजी का जो ब्लॉक है उसके लिए देखेंगे टेंशन फोर्स टी अपवर्ड, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, 12g साइड, तो यानी कि 120 न्यूटन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इक्वेशन क्या बनेगी 120 माइनस टी इक्वल्स टू 12 ए। आप यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ टी पहले और यहाँ बाद में कैसे लिखा है, तो जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन होता है उस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है उसको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है। अब इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों को जब आप ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से 40 इक्वल्स टू, यहाँ पर दोनों साइड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 28, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू कहीं भी रख दीजिए पहले या दूसरे में, इसमें रख देते हैं थोड़ी कैलकुलेशन छोटी लग रही है। तो आपके पास में टेंशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 80 प्लस 8a की वैल्यू रखिए 16 यानी कि 90 बराबर आ गया ना आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि प्रयोगशाला में एक निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। तो भाई
यह नाभिक दो छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है, तो यह दर्शाइए कि दोनों जो विघटित होने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एटम है कोई अपने पास में, ठीक है, तो प्रयोगशाला में स्थिर अवस्था में खड़ा है। अब ये नाभिक है या एटम है, ये दो छोटे छोटे एटम्स में बन जाता है, दो छोटे छोटे एटम्स में ये बन गया, ठीक है। और बढ़ते समय क्या है कि इन दोनों की कोई वेलोसिटी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमने देखा है, जब मोमेंटम कंजर्वेशन हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई भी चाहे अपना टाका हो चाहे कोई भी एटम हो किसी भी हो, उनमें जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हमारे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। कंजर्व रहता है तो क्या रहेगा, स्टार्टिंग में हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर इसका जो स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर जो मोमेंटम है वो क्या होगा, देखिए मास तो इसका जो भी है, मास है m मान लेते हैं, और वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी जीरो है क्योंकि स्थिर अवस्था में है। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल इसका मोमेंटम है वो कितना है, जीरो। अब मान लेते हैं ये हमारा m मास है, ये दो छोटे छोटे मास में बदल जाता है, इसका मास मान लेते हैं m1 है और इसका मास है m2, ठीक है। तो क्या है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी v2 है, इनकी डायरेक्शन अपने को पता नहीं है, v1 जा रहा है इस डायरेक्शन में, v2 हो सकता है इसी डायरेक्शन में जा रहा हो और v1 इसी डायरेक्शन में जा रहा हो, कोई भी डायरेक्शन अपने को पता नहीं है। परंतु हमें ये पता है कि एफ एक्सटर्नल अगर जीरो लग रहा है तो उस सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम कितना है m1 v1, इसका मोमेंटम कितना है m2 v2, तो दोनों बराबर करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, m1 v1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 v2। यहाँ पे देखो मास में तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, डायरेक्शन किस में होती है, वेलोसिटी में होती है। यहाँ नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि अगर v1 है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो v2 है वो निश्चित होगा v1 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी ये नेगेटिव साइन अपने पास में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ यही हमें प्रूव करना था कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, विपरीत दिशाओं में गति करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम ये चीज हम प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कोई भी बिलियर्ड गेंद जिसमें प्रत्येक की जो कोई भी जो गेंद दे रखी है, काफी सारी गेंदें हैं और एक प्रत्येक गेंद है उसकी जो मास दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.05, ये पहली गेंद मान लो, ये कोई एक दूसरी गेंद है जिसका भी मास आपको दे रखा है 0.05, ठीक है। इनकी चाल जो दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और विपरीत दिशाओं में गति करती है। विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि अगर ये वाली जा रही है इस डायरेक्शन में, दी जाएगी इसकी विपरीत दिशा में, ठीक है। परंतु अगर कोलिजन स्टडी करना है इसलिए हम मान लेते हैं कि ये वाली जा रही है इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी के साथ 6 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली जा रही है इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। टक्कर करने के पश्चात उसी चाल से वापस लौटती है, तो प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद से कितना आवेग लगाती है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं किसी एक गेंद का हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है ये क्या है, ये जब है अपना जो आपस में कोलिजन नहीं हुआ है तब की कंडीशन। कोलिजन होने के पश्चात है तब क्या होता है, कोलिजन होने के पश्चात ये अपनी 0.5 है और अपनी ये दूसरी गेंद है, ठीक है, दोनों का वेट तो इक्वल ही है। और ये कौन सी डायरेक्शन में मोशन करेगी, वो बाद में कोलिजन के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। तो स्टार्टिंग में जब इन्होंने कोलिजन नहीं किया तब इन दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम क्या है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास इन वेलोसिटी के बराबर। मास कितना है इसका 0.05, वेलोसिटी है 6, तो यहाँ पर अपना वैल्यू आ जाएगी 0.03 है। इसी प्रकार से इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, इसका भी मोमेंटम जो इनिशियल है वो अपना आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन है इनकी वेलोसिटियाँ कितनी आने वाली है। मान लेते हैं जो कोलिजन से पहले इनकी जो वेलोसिटी है वो u1 और आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 और v2 है। तो हमने पढ़ा है मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर कि कोलिजन जब होती है तो एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ नहीं लग नहीं रहा है, तो इस वजह से हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, यानी p इनिशियल और p फाइनल है वो बराबर रहेगा। p इनिशियल इनके क्या आ रहा है, दोनों का जो मोमेंटम है वो कितना 0.3, इसका प्लस इसका मोमेंटम कितना 0.3, दोनों का रख दिया। फिर फाइनल कितना होगा, मास कितने, मास तो 0.05 है तो कॉमन ले लीजिएगा। और वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 और v2 है। के बारे में डिटेल में हमने स्टडी कर रखा है, आप इससे रिलेटेड वीडियो देखिएगा, ठीक है। आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी वो इक्वल रहेगी, ठीक है, v1 और v2 है वो बराबर रहेंगे। तो उस कंडीशन में दोनों साइड ऐड कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा 0.6 और यहाँ आ रहा है 0.05 और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा 2v से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ क्योंकि v1 v2 है, मैं इसको v के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और आप देखेंगे तो v वेलोसिटी वो किसके बराबर होगा, अभी भी 6 मीटर पर सेकंड के बराबर आ रहा है, ठीक है। यानी बिफोर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटी है वो ही आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी रहने वाली है। और कितनी है इसकी 6 मीटर पर सेकंड। तो अब सिर्फ एक पार्टिकल के लिए हम स्टडी कर लेते हैं, वही दूसरे के लिए होगा। दोस्तों बात करते हैं आवेग के लिए, आवेग क्या रहेगा, तो हमारा जो पार्टिकल ए है सबसे पहले उसी के लिए स्टडी कर लेते हैं, वैसा ही अपने बी के लिए रहेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है, ए का स्टार्टिंग के अंदर जो मोमेंटम है वो कितना है 0.3, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में है,
डायरेक्शन है अपनी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। आफ्टर कोलिजन ए का मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में है? आफ्टर कोलिजन जो ए का मोमेंटम है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपना जो इम्पल्स है या आवेग है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी फाइनल कितना है? पी फाइनल है इसका 0.3, 0.3। डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। माइनस पी इनिशियल कितना है? 0.3। तो यहाँ से अपने पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.6। यानी कि जो इसका आवेग या इम्पल्स है वो कितना है? वो 0.6 और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि कोई भी तोप है, ये अपना तोप मान लीजिए, ठीक है, और इससे एक गोला है वो दागा जाता है। ये तोप है, तोप का वेट आपको कितना दे रखा है? 100 kg दे रखा है। और इससे जो गोला दागा जाता है, इस गोले का वेट आपको दे रखा है 0.02 kg दे रखा है, ठीक है। अगर गोला दागने से गोले की नालमुखी चाल है, ये गोले की जो चाल है वो आपको दे रखी है कितना? 80 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या होगी? तरह से कैलकुलेट करोगे। ये देखिए बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या है सिस्टम की? 0 है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन की आपका तोप है, तोप पीछे की तरफ है मोशन करेगा। तोप है कि आपका पीछे की तरफ मोशन कर रहा है, तोप इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जबकि गोला है वो आगे की तरफ मोशन करेगा, ठीक है। इस क्या वेट है इसका? और वेलोसिटी क्या दे रखी है? 80 मीटर पर सेकंड दे रखा है। इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं और इसका वेट है वो कितना? 100 kg है। तो इनिशियल इसका मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कुछ है ही नहीं। फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम है अपना जो इसका तोहफा कितना होगा? 100 kg। मास इंटू वेलोसिटी करेंगे ना, 100 v हो जाएगा, प्लस इसका देखिए गोले का क्या हो जाएगा? 0.02। और इसका वेट कितना है? 80, सॉरी वेलोसिटी कितनी है? 80, ठीक है। तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करना अपने को। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 100 v प्लस 0.02 इंटू 80, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ जाएगी v वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी, माइनस साइन के साथ आएगा। अब ये 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 0.28 या 100 के बराबर आ गए। फिर इसको फिर से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1.6/100। तो यहाँ पर 0 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 0.016, ठीक है। और मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई तोप की। और कौन सी डायरेक्शन में नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन के ये अंदर ये वेलोसिटी है उसको शो कर रही है ना। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री कोण पर विक्षेपित कर देता है, ठीक है। ऐसा करने से वह गेंद को आरंभिक चाल जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है में कोई परिवर्तन नहीं करता। गेंद को कितना आवेग दिया गया है? सबसे पहले आवेग वो होता क्या है? आवेग होता है जो P2 माइनस P1, यानी कि जो फाइनल जो मोमेंटम है माइनस जो इनिशियल मोमेंटम है उनका जो डिफरेंस है वही अपना आवेग या इम्पल्स के बराबर होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई भी एक क्रिकेट की गेंद है, तो मान लेते हैं ये बल्ला है आपका, ये है क्रिकेट का बल्ला। ये क्या करता है कि कोई गेंद इसकी तरफ आ रही है, इस गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। तो मान लेते हैं ये गेंद आ रही है इधर वाली डायरेक्शन से, ठीक है। और जैसे ही बल्ले के साथ टकराती है तो ये इसको 45 डिग्री के एंगल पर इसको वापस विक्षेपित कर देता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कितने का है? 45 डिग्री। तो यहाँ से बॉल आ रही है और यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका मोमेंटम है वो देखना है, इनिशियल मोमेंटम क्या है और फाइनल मोमेंटम क्या है। जबकि हमें इनकी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें? मीटर पर सेकंड में। और हम जानते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किसके बराबर होगा? देखिए किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना कर दीजिएगा। अब घंटे को सेकंड में अगर चेंज करना है तो अपने 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करता है उसको काट दीजिएगा, यहाँ पर इसको फिर से काटिएगा, कितना आ जाएगा? 9 6 54 होता है ना, तो ये 36 हो गया 6। इसके बाद दोबारा करता है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा अपना 3। यहाँ से इसको काटेंगे तो अपने पास में 5 यानी 15 मीटर पर सेकंड ये आपका आ गया, इसकी क्या वेलोसिटी आ गई। तो ये इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई आपकी और फाइनल वेलोसिटी भी ये रहेगी। हमें सिर्फ क्या करने हैं? कंपोनेंट तैयार करने हैं। तो कंपोनेंट किस तरह से करेंगे? तो मान लेते हैं ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये ऊपर की तरफ जो आपका है ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में से कंपोनेंट बनाने हैं। तो आप खुद ही देखिए कि ये अगर 45 डिग्री है तो इसका हाफ है, ये कितना बनेगा? ये बनेगा अपना 22.5 डिग्री, ये बनेगा ना, हाफ तो इतना ही बनेगा। अगर ये 22.5 डिग्री है तो इसका इधर वाली साइड जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना बनेगा? ये भी बनेगा अपना 22.5 डिग्री, है ना। तो अब इसके कंपोनेंट बनाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? कंपोनेंट एक तो इधर वाली साइड आएगा, ये वेलोसिटी है इधर वाली साइड, इसको मैं यू से डिनोट करता हूँ। यू का इधर वाली साइड कंपोनेंट कितना आ जाएगा? इधर वाली साइड कंपोनेंट आ जाएगा यू कोस थीटा, एंड एक इधर वाली साइड कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा? यू
साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है उधर उसका क्या वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा। तो अगर यहाँ पर 22.5 डिग्री का एंगल है तो इधर वाली भी इधर है 20.5 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, इसके भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट बनाएंगे तो ये वाला भी 22.5 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो यहाँ पर तो इधर वाली साइड जो कंपोनेंट बनेगा, मान लेते हैं ये वी है, जबकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है वी और यू इक्वल ही है। ठीक है ना, तो मैं इधर बस एक बार लिखने के लिए आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। इधर आ जाएगा वी कोस थीटा एंड इधर आ जाएगा कौन सा वी साइन थीटा। प्रॉब्लम को आगे किस तरह से सोल्व करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है कि एक्स डायरेक्शन में हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या है और वाई डायरेक्शन में हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा एक्स डायरेक्शन है उसमें चेंज इन मोमेंटम क्या है। तो देखिए, जब हमारा ये एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में जब हमारा जो बेड के साथ टक्कर नहीं हो रही है उस कंडीशन के अंदर हमारा जो वेलोसिटी है कौन सी डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू कितनी है यू cos थीटा। ठीक है, आफ्टर कोलिजन है जो हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा, वेलोसिटी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू कितनी है v cos थीटा। यानी कि हम बात करें कि p इनिशियल वो कितना होगा, तो देखिए मास इनटू वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी का ही तो कंपोनेंट है। तो मास कितना है इसका, मास हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है इसका मास की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.15 kg। 0.15 kg दे रखी है ना, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा 0.15 इंटू अब यू कोशिटा, यू कोशिटा की वैल्यू कितनी है, यू कितना है आपका 15 हो जाएगा और कोस थीटा कितना है, कोस 22.5 डिग्री है ना, तो 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड का आ जाएगा इसका। अब बात करें कि पी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल क्या हो जाएगा अपना, ये अपना आ जाएगा सेम वैल्यू आ जाएगी, मास कितना है 0.15। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, आफ्टर कोलिजन में वेलोसिटी तो इतनी रहती है और क्या है 15 इंटू ये कोस 22.5। तो अब आपका इम्पल्स वो किसके बराबर आ जाएगा, इम्पल्स अपना बराबर आ जाएगा पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। ठीक है ना। अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पर जब पी इनिशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना जो डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इस कारण यहाँ हम लिखते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। परंतु जो फाइनल वेलोसिटी जो अपना मोमेंटम है उसके अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, वो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ लगा के लिखूंगा। अब ये दोनों वैल्यू जब इम्पल्स में यहाँ रखेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 0.15 इंटू cos 22.5। ठीक है, माइनस ऑफ पी इनिशियल की वैल्यू पुट कीजिएगा, सेम यही चीज आ जाएगी। ठीक है, cos 22.5। तो यहाँ से एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ये जो वैल्यू है उसके बराबर 0.15 इंटू 15 इंटू cos 22.5। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है वो है आपकी cos 22.5 है उसकी वैल्यू कितनी है। तो देखिए cos 22.5 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू लगभग आती है 0.87। ये मैंने कैसे कह दी, देखिए आपको एक चीज तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कोस की जो वैल्यू है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, कोस की वैल्यू कहाँ है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, उसकी वैल्यू रहती है 0 से 1 के बीच में। तो यानी कि इसकी वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहने वाली है। हम जानते हैं कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और कोस 90 डिग्री कितनी होती है, उसकी 0 होती है, यानी कि ये कोस 0 के नजदीक है ना 22.5 डिग्री। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 के पास होने वाली है, इतनी तो आपको कंक्लूजन में निकाल सकते हो। ठीक है, पर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट है वो कैलकुलेट कैसे करोगे, हमने पढ़ा है फॉर्मूला cos 2 थीटा है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 cos के थीटा माइनस 1 के बराबर। इस 1 को आप इधर लेकर आओगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos के थीटा। अब इसको भी आगे सोल्व कीजिएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा है वो बराबर आ जाएगा 1/1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। और cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, यानी थीटा है वो 22.5 डिग्री है, तो जो 2 थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो दोस्तों इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे क्या रहेगा अपना, देखिए cos 45 डिग्री किसके बराबर होता है 1/√2 के। ठीक है, और जो √2 है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.414 जो लगभग बराबर अपने ले सकते हैं 1.4 के बराबर। तो इस आगे सोल्व कीजिए किसके बराबर आ जाएगा 1.4/2। अब 1/4 इसको कॉमन लेके यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्या आ जाएगा 1.4/2 है ना, यहाँ ये किसके आ जाएगा 1.4 प्लस 1। ठीक है, 1.4 है ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो इसको फिर सोल्व करोगे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4 और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2.8। अब देखिए 2.4 में 2.8 को आप डिवाइड करोगे तो ये 0 से छोटा ही आएगा और इसको आप आगे सोल्व करोगे तो लगभग लगभग इसकी वैल्यू आने वाली है 0.92। तो अपनों ने ये जो ऊपर लिखा है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ cos 22.5 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.92। अब कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है, क्या वैल्यू आ जाएगी अपना -2 इंटू 0.15 इंटू 15 cos 22.5 की वैल्यू कितनी है 0.92। अब जल्दी से बताइए कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, करके देखो इसको जल्दी से।
इसकी वैल्यू लगभग लगभग अपनी आ जाएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 4.14। और यहाँ नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, किस डायरेक्शन में अपना फोर्स अप्लाई हो रहा है डायरेक्शन। यहाँ तक किसको दिक्कत नहीं है। अब इम्पल्स है, इम्पल्स का यूनिट क्या रहता है, तो देखिए मोमेंटम के बराबर ही होगा, तो क्या होगा इसका केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में और देख लेते हैं। यहाँ अपनों ने जैसे एक्स डायरेक्शन में देखा, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए ये अपना मान लेते हैं आपकी वाई डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इनिशियल आपके जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में, और कितनी वैल्यू उसकी यू साइन थीटा। और फाइनल कौन सा, फाइनल भी तो इसी डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू भी अपना कितनी है वी साइन थीटा। तो अपना जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल जो मोमेंटम उसकी वैल्यू कितनी है, पी इनिशियल है उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, यहाँ पर यू की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए मास m है और ये u sin थीटा, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। और फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, वो है अपना mv sin थीटा, ठीक है। तो अपना y डायरेक्शन में जो इम्पल्स है वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा y डायरेक्शन में, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब देखिए p फाइनल किसके बराबर है, p फाइनल, एक चीज और देखो यहाँ पर, दोनों इम्पल्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये दोनों ही लग रहे हैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ना, तो यानी कि दोनों को हम माइनस चिन्ह के साथ लगा के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइएगा। अब माइनस चिन्ह लगा के लिखोगे तो माइनस एम वी साइन थीटा, देखिए इनिशियल लेना ना, माइनस एम वी साइन थीटा, और यहाँ माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एम यू साइन थीटा, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो इक्वल है क्योंकि v इक्वल्स टू u है, अपने इक्वेशन देगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो यहाँ पर v और u जब इक्वल ही है तो यहाँ v को मैं हटाकर u ही कर देता हूँ। अब दोनों चीजें आपस में कट जाएगी, कटेगी ना। तो यानी कि y डायरेक्शन में जो इम्पल्स है वो कितना है, जीरो, सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, x डायरेक्शन में। और x डायरेक्शन में कितना लग रहा है, इसकी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की है 4.14, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार देख लेते हैं उसको। दोस्तों जो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 kg मास का कोई भी एक पत्थर है, स्टोन है, उसको क्षैतिज तल में 1.5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, ये दे रखा है 40 रिवर्स पर मिनट की चाल से चक्कर लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि 40 रिवर्स पर मिनट का मतलब क्या है कि 1 मिनट के अंदर 40 चक्कर वो लगा रहा है, ठीक है। डोरी में तनाव कितना है, टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। फिर देख रहा है यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे उस पत्थर को घुमाया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है रस्सी है जिसकी लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर है, ठीक है। उसके साथ एक पत्थर है वो बना बंधा हुआ है जिसका मास अपने को दे रखा है 0.25 kg दे रखा है, ठीक है। इस रस्सी को घुमाया जाता है, तो घुमाया जाता है तो ये कितने राउंड ले रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है जिसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं या एन से डिनोट कर देते हैं, कि आप चाहो दिखा सकते हो। ये अपने को दे रखी है 40 आरबी पर मिनट। इसको सेकंड में बदल देते हैं ना, सेकंड में बदलेंगे तो इसके बराबर होगा 40/60। मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करोगे ना, क्योंकि यहाँ मिनट है वो बटे में है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 2/3 पर्सन पर सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो राउंड लगा रहा है वो इतना लगा रहा है। अब सबसे पहले टेंशन फोर्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन में कौन कौन से फोर्स यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उस पर एक टेंशन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना mv²/r। ये किसके बराबर होगा, अप्लाइड जो टेंशन फोर्स है उसके बराबर। यहाँ v क्या है, v वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, और v किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ओमेगा r के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में इसको एक फॉर्मूला और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एम वी की जगह ओमेगा आर लिखेंगे तो नीचे वाला एक आर कटेगा तो एम ओमेगा² r के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ जो अप्लाइड जो टेंशन फोर्स है वो किसके बराबर आ रहा है, एम ओमेगा² r के बराबर। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो आपका जो टेंशन टी लग रहा है वो किसके बराबर है, एम ओमेगा² r के बराबर। इससे और क्या लिख सकते हो, देखिए ओमेगा है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2π/, टी के बराबर होता है, और टी होता है वो टी किसके बराबर होता है, टी बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी के, जिसे हम यहाँ से एन से दिखा रहे हो या एफ से दिखा दीजिए, किसी से भी दिखा दीजिए जिसका आपका मन हो। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके पास में क्या आ जाएगा 2πf के बराबर आ जाएगा। एफ की वैल्यू आपको दे रखी है ना, तो यहाँ से ओवरऑल अपने पास टेंशन फोर्स टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एम ओमेगा²। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 2πf के बराबर रखेंगे, 2πf की, और ये स्केयर और ये आर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब इनकी वैल्यू ही तो पुट करनी है, वैल्यू पुट कीजिए। मास एम की वैल्यू कितनी है, मास एम की वैल्यू दे रखी है 0.25 दे रखी है केजी के अंदर। अब अपना 2 है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, इंटू जो फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू कितनी है 2π/3,
इसका स्क्वायर और रेडियस कितनी दे रखी है 1.5, इसके बराबर है, ये अपना है टेंशन फोर्स टी के बराबर है। इसे कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू लगभग अपनी आ जाएगी 6.57, ठीक है, न्यूटन के बराबर आ जाएगी। अब सेकंड हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कि अगर जो हमारी डोरी है उस पर मैक्सिमम अपने 200 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगाएं, उस कंडीशन में हमारा जो ये पत्थर है, स्टोन है, उसको किस वेलोसिटी के साथ हम घुमा सकते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स है वो मैक्सिमम लग रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में वेलोसिटी पूछ रखा है ना, तो देखिए किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा mv² के बराबर, ठीक है। मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे रखी है 200 दे रखी है। यहाँ v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व कीजिएगा, यहाँ से r भी इधर ले जाइए, m भी इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, v अपने पास में आ जाएगा √ऑफ 100r/m, r और m की वैल्यू पुट कीजिएगा, r कितनी है 1.5, तो यहाँ पर मैं इसको मिटाकर लिख देता हूँ 1.5, एंड m की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25, तो यहाँ पर इसको भी हटा के कितना कर देंगे 0.5। अब देखिए यहाँ से ये हटाएंगे तो आपके पास नीचे कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा ना, 0.5 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15, ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा 2.5 15। अब एक बार और इसको 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 में जो कटता है वो काट दीजिएगा, काटते हैं तो क्या आ जाएगा 3 5, यहाँ से इसको कटे करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, तो ये कितना आ जाएगा √ऑफ कितना आ जाएगा 1200। इसको सोल्व कीजिए क्या आएगी वैल्यू इसकी, तो दोस्तों इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 के अप्रोक्स बराबर आ जाएगा, आपकी बुक 35 के बराबर रहेगा। यूनिट क्या रहेगी, यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई भी पत्थर है उसको अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाए तथा डोरी यकाएक टूट जाए तो डोरी के टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेपण का सही वर्णन निम्न में से कौन सा करता है, ठीक है। पहला हमें दे रखा है कि वह पत्थर झटके के साथ त्रिज्या बाहर की ओर जाता है, ठीक है। त्रिज्या बाहर का मतलब क्या है, ये हमारा डोरी है और ये सर्कुलर पाथ के अंदर है, तो त्रिज्या यहाँ पर ये पत्थर है इस तरह से मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। जैसे ही टूटता है, टूटने का मतलब त्रिज्या बाहर की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, नहीं जाता, ठीक है। टूटने के क्षण पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर उड़ जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। जिस डायरेक्शन में ये जाएगा, देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन के अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें हमेशा दो कंपोनेंट लगते हैं, एक तो उसका जो फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, एक लगता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो सेंटर की तरफ जो उस पर जो लग रहा है फोर्स वो उसको हमेशा डायरेक्शन देता है, और ये वाला जो डायरेक्शन है वो क्या देता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हमारा जब भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर किसी भी पाथ के अंदर मोशन करेगा तो जैसे ही रस्सी टूटेगी यानी कि ये वाला जो लगने वाला फोर्स है वो खत्म हो जाएगा। अब कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, तो जिस समय ये टूटेगा तो उस समय उसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी होगी या जो फोर्स लग रहा है या एक्सेलरेशन होगा उसी वेलोसिटी के साथ ये आगे की तरफ ही मूव करेगा, तो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थर्ड हमें दे रखा है पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर जिसका परिमाण पत्थर की चाल पर निर्भर करता है, यानी कोण का मतलब है कि क्या किसी इधर वाली किसी डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जाएगा, वो सिर्फ स्पर्श रेखा की दिशा में ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन ही इसमें सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथन को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें जो कथन है उसमें दे रखा है कोई भी घोड़ा है वो रिक्त स्थान है उसमें गाड़ी को खींचना है वो मुश्किल होता है यानी खींच नहीं सकता। तो देखिए घोड़ा गाड़ी है वो किस कंसेप्ट पे काम करता है, मान लेते हैं ये आपकी गाड़ी है और ये इसके साथ में आपका ये घोड़ा है, ये जुड़ा घोड़ा बना देता हूँ, ये आपका घोड़ा है देखने में। तो देखिए घोड़ा गाड़ी है, अगर वो थोड़ा छोटा रह गया ना, दोबारा बना देती हूँ, ये लीजिए आपका ये प्यारा घोड़ा गाड़ी बन चुकी है। तो घोड़ा गाड़ी है वो कब आगे जाएगी, तो इसमें कौन सा फोर्स वर्क करता है, तो सबसे पहले घोड़ा है वो अपने पैर से जमीन के ऊपर एक फोर्स लगाता है, और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाता है, फोर्स लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। उस घोड़े की वजह से जो लगाया गया फोर्स है उसकी वजह से जो धरती है वो इस पर एक विपरीत दिशा में एक बल लगाएगी, क्योंकि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमें क्या बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है हर एक एक्शन का एंटी डायरेक्शन में एक रिएक्शन होगा। अब जब घोड़ा अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलेगा तो जमीन क्या है उस घोड़े पर और घोड़े गाड़ी पर आगे की तरफ एक बल लगाएगी। अब जमीन है इस घोड़े पर सेम उतने ही मात्रा का एक बल लगाएगी आगे की तरफ, ये ग्राउंड लगा रहा है फोर्स किसमें, घोड़ा और घोड़े गाड़ी पर, ठीक है। इस एफ जी फोर्स की वजह से ही हमारा क्या है जो घोड़ा गाड़ी है वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान यानी कि कोई ऐसा वैक्यूम है, वैक्यूम में क्या घोड़ा है दौड़कर घोड़ा गाड़ी को आगे लेके जा सकता है, नहीं लेके जा सकता। उसको घोड़े को अगर गाड़ी को आगे लेके जाना है तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है वो वर्क करना ही चाहिए। अगर जमीन के द्वारा इस पर एंटी डायरेक्शन में जो फोर्स नहीं लग रहा है, ये एफ जी क्या एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स ही तो है एक तरीके से,
जो फोर्स यहाँ लग रहा है इसी की वजह से तो आगे जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में है क्या? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव जो मोशन होता है उसको अपोज करता है, ठीक है। यहाँ जो घोड़ा है वो आगे की तरफ उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो रिक्त स्थान पर ये इसलिए पॉसिबल नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमें कहा गया है किसी तीव्र गति से चल रही बस को यकायक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो आपको क्या बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी। अब जब आप बस के अंदर बैठे हो, ये बस है, बस में हम बैठे हैं, ठीक है, बस आगे की तरफ जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ में, तो बस में बैठे आप यानी कि हम भी उसी वेलोसिटी v के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं। अब बस ड्राइवर जैसे ही एकदम से ब्रेक मारता है तो क्या, अब बस में तो ब्रेक लग रहे हैं, उसकी वजह से बस की वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है एकदम से, परंतु हमारा जो शरीर है वो अभी भी क्या है, उसी वेलोसिटी में बने रहने का प्रयास करता है, उसी वजह से क्या है, हमें आगे की तरफ एक धक्का लगता है, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया होगा। अब है थर्ड, अपना लोन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। लोन मूवर है क्या? आपकी जो लोन होता है या जो घास का मैदान होता है उसमें घास काटने वाली मशीन है, उसी की बात कर रहा है। तो देखिए, ये हमारे ग्राउंड है, ग्राउंड में ये लगा हुआ है हमारा घास, ठीक है। इस घास को काटने के लिए ये आपने एक घास को काटने वाली ये मशीन लगा दी, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है जिसमें आप इस लोन मूवर को धकेल रहे हो तो क्या होगा, हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और उस पर अपने हाथों से बल लगा रहे हैं, बल लगाएंगे तभी तो धक्का लगेगा। तो अब आप बल लगा रहे हो तो कौन सी दिशा में बल लगाओगे? इस दिशा में बल लगाओगे। कौन सी दिशा में? जब धकेल रहे हो ना, ठीक है, तो इस दिशा में बल लगाओगे। अगर इसी कंडीशन में अगर आप इसको खींच रहे होते तो मतलब क्या कर रहे होते, ये इसी कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस सेम कंडीशन है, हमारी सेकंड कंडीशन है। जब आप इसको खींच रहे हो तो उस कंडीशन में बल कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? बल लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और धकेल रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन में बल लगेगा? धकेल रहे हो तो बल लगेगा इस डायरेक्शन में, ये है धकेलना, ठीक है, यानी कि आप किसी चीज को पुश कर रहे हो, ठीक है। ये खींचना है यानी कि पुल कर रहे हो। तो क्या फर्क पड़ेगा दोनों कंडीशनों के अंदर? तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये जो मशीन है, मशीन में कुछ ना कुछ तो वेट होगा। मान लेते हैं इस मशीन में हमारा द्रव्यमान कितना है, एम। तो इस पर जो ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन लगेगा उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दोनों ही केस के अंदर, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो ग्राउंड के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस थीटा एंगल की वजह से यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसके दो कंपोनेंट बनकर आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो ये जो फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, उसके दो कंपोनेंट बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है आपका, तो और कौन सा एंगल लगेगा? ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो एक कंपोनेंट तो आपका इस डायरेक्शन में बनेगा, कौन सा होगा? एफ साइन थीटा। और एक इधर वाली तरफ जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा कौन सा? एफ कोस थीटा। इधर वाली केस की बात करें तो अगर ये वाला थीटा एंगल है तो इसके दो कंपोनेंट बनकर आएंगे, कौन सा? एक तो थीटा बनेगा इस साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ कोस थीटा। एक बनेगा इस साइड, तो यहाँ पर आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर दोनों केस के अंदर आप देखिए, नॉर्मल फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? जो फर्स्ट जो केस है इसमें नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस वाले केस में नॉर्मल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ये लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। परंतु दोनों के अंदर एक डिफरेंस आ गया है। वो डिफरेंस क्या है वो देखिए, आप जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपका फर्स्ट केस है उसके अंदर जो आपका फोर्स है, फोर्स का कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? फोर्स का जो कंपोनेंट लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है? अपना mg की डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मल फोर्स है mg प्लस साइन थीटा है ये, सॉरी एफ साइन थीटा, ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है। जबकि यहाँ सेकंड केस है, इसमें जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा अपना mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। दोनों में से नॉर्मल फोर्स कौन सा ज्यादा होगा? नॉर्मल फोर्स इसमें ज्यादा होगा, ठीक है, इसी में ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर एफ साइन थीटा और लग गया। और यहाँ पर जो सेकंड केस है उसमें नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो आप ही बताइए कि आपको जो नॉर्मल फोर्स है वो किसमें ज्यादा लगाना पड़ा? नॉर्मल फोर्स है वही तो अपने द्वारा जो लगने वाला फोर्स है। निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि भाई जिसके अंदर हमारा नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कम आ रही है वहीं पर हमारे द्वारा जो, यानी नॉर्मल फोर्स कम आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मशीन है वो हल्की हो चुकी है, यहाँ पर थोड़ा भारीपन लगेगा, यानी कि इसको खींचना आसान है या धकेलना आसान है। तो आप कहेंगे खींचना आसान है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स अधिक रहती है, तो इसको धकेलना थोड़ा मुश्किल रहेगा खींचने की तुलना। दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे की तरफ खींचता है, ऐसा क्यों करता है? मान लेते हैं स्टार्टिंग में अपने पास में क्या है, ये है गेंद जिसका मास है m और इसकी वेलोसिटी कितनी है? मान लेते हैं u वेलोसिटी। ये मान लेते हैं खिलाड़ी है, ठीक है, और ये खिलाड़ी के हाथ है, ठीक है।
ये हाथ 2.5 किलो के दोनों हाथ है, ठीक है। और इन 2.5 किलो का मान लेते हैं वेट कितना है दोनों हाथों का, मान लेते हैं मास m है, ठीक है। हाथ क्या स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसलिए इसकी वेलोसिटी है वो 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारी जो गेंद है उसका मोमेंटम कितना है, p = mu, और जो हमारा खिलाड़ी है उसका हाथों का मोमेंटम कितना है, वो 0 है, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारा खिलाड़ी है इस गेंद को कैच कर लेता है, ये गेंद को कैच कर रहा है, ठीक है। अब ये खिलाड़ी के हाथ में ये गेंद है, गेंद जैसे ही आएगी, अब खिलाड़ी क्या है अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है। खिलाड़ी पीछे की तरफ क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो इसलिए मोमेंटम यहाँ कंजर्व रहेगा, जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। अब क्या, अब सिस्टम का मोमेंटम क्या है, तो सबसे पहले हाथ का, और अगर गेंद का अपने मास देखें तो मास कितना हो जाएगा सिस्टम का, मान लेते हैं m+m है, और किस वेलोसिटी के साथ ये पीछे की तरफ लेके जा रहा है, ये v वेलोसिटी के साथ लेके जा रहा है। तो आप देखिए mu है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा m+mv के बराबर, क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है वो किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम की, ठीक है ना। तो आप देखिए ये स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी और मास का जो कॉम्बिनेशन है वो बाद में इसके बराबर हो जाता है। तो पीछे की तरफ लेके जाने की वजह से क्या हो रहा है, इसका जो मोमेंटम है, यानी पहले जो गेंद थी उसको रोकने के लिए अपने को कम बल लगाना पड़ रहा है। आप खुद ही देखिए ना, यहाँ अपने गेंद पर अपने पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो कम बल लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक तो संवेग में परिवर्तन है, जो संवेग है संवेग में परिवर्तन को कम करने के लिए करता है, जिससे कि अपने को कम बल है उस गेंद को रोकने के लिए लगाना पड़े, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि गेंद को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़े, इसके लिए हम जो हमारा जो खिलाड़ी है वो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, ठीक है। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन है वो लगभग सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपने सुझाव है या अपने विचार है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।